अब आगे आइए, अब मैं आपको समझाता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग इस तरीके से हैं। जैसे नंबर 1 है धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता। नंबर 2 है धातुओं का विस्थापन। नंबर 3 है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। और नंबर 4 है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। और नंबर 5 है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व। तो ये 5 मुख्य पॉइंट हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग या एप्लीकेशंस में। नंबर 1 धातुओं की सक्रियता। नंबर 2 धातुओं का विस्थापन। नंबर 3 धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। नंबर 4 है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन। और 5वां है धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो देखिए, एक पहले इनको समझाने से पहले एक बार फिर मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को एक दृष्टि से फिर बताता हूँ थोड़ा सा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। जैसा मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में इस प्रकार रखा गया है। देखिए, यहाँ तक धातु है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड। और इसके बाद अधातु है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है। और इसके नीचे फिर ये 5 धातु और हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो आप अपनी कॉपी में इसके जस्ट नीचे ही बना हुए हैं। वो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये ध्यान करने की जरूरत है कि जो अपचयन की प्रक्रिया का विभव होता है मानक परिस्थिति में वो कहलाता है मानक अपचयन विभव। और जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का होता है वो कहलाता है मानक ऑक्सीकरण विभव। इन दोनों के जो संख्यात्मक मान होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, परंतु चिन्ह विपरीत होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मानक अपचयन विभव लिथियम के लिए माइनस का 3.04 वोल्ट होता है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव लिथियम का प्लस में 3.04 होता है। तो संख्यात्मक मान तो बिल्कुल समान है, लेकिन ये जो अपचयन विभव है ये ऋणात्मक होता है और ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है। इस तरीके से किसी राइटर ने विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाने के लिए इस तरह भी लिखने का प्रयास किया है कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, ऐसे नीचे को आते हैं तो ये संख्या बढ़ती चली जाती है और यहाँ आकर हाइड्रोजन पर 0 हो जाती है, माइनस से होती हुई 0 हुई और यहाँ से नीचे कॉपर की प्लस और यहाँ तक प्लस बढ़ती चली गई है।
तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। लेकिन दूसरे राइटर ने क्या किया है कि उसको मानक ऑक्सीकरण विभव के क्रम में एक्सप्लेन कर दिया है कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर, आप देखिए प्लस में 3.04 है लिथियम का, तो उसके नीचे पोटेशियम है उसका 2.92 हो गया प्लस में, उसके नीचे बेरियम है तो उसका 2.90, तो घटता आ रहा है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में जो व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब ये प्लस से घटते 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 यहाँ पर हाइड्रोजन पर ये 0 हो जाता है और फिर यहाँ 0 से नीचे घटकर माइनस में आ जाता है। तो आप ध्यान करेंगे इनके संख्यात्मक मान बिल्कुल समान होते हैं, केवल चिन्ह विपरीत होता है। ये संख्यात्मक मान आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये चीज़ याद रखें कि मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में है और मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में है। इसलिए बढ़ते और घटते क्रम में ना करके जो सीधी सरल परिभाषा है वो ये है कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित करा गया। इसके मुख्य उपयोग आइए, सबसे पहले है धातुओं की सक्रियता। तो देखिए इसमें आपने क्या याद रखना है, सीधा सा तरीका है नंबर 1 कि जिस धातु का जो साधारण तरीका आपने याद रखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्योंकि धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की धातु अधिक सक्रिय है और उससे नीचे की धातु कम सक्रिय है। किन्हीं भी दो धातुओं की तुलना कर लें उनमें जो ऊपर की धातु होगी वो अधिक सक्रिय होगी और जो नीचे की धातु होगी वो कम सक्रिय होगी। जैसे मान लो कोबाल्ट है और एल्यूमिनियम है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो कोबाल्ट यहाँ पर है और एल्यूमिनियम ऊपर है, तो एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय हुई और कोबाल्ट कम सक्रिय हुई। मान लीजिए लेड का और सोडियम का करें, सोडियम का स्थान उच्च है ऊपर है तो सोडियम अधिक सक्रिय हुई और लेड कम सक्रिय हुई। सोडियम से भी ऊपर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, जो जिसका स्थान ऊपर है वो अधिक सक्रिय है। अब दूसरा तरीका क्या हुआ, जो सरल तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में रखा गया है, तो ऊपर से नीचे की तरफ घटता चला जाता है। तो जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होता है या जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है वो अधिक सक्रिय होती है और जिसका कम होता है वो कम सक्रिय होती है। जैसे आप देखिए लिथियम का 3.04 वोल्ट है प्लस में मानक ऑक्सीकरण विभव और इसका पोटेशियम का है 2.92, तो 3.04 वोल्ट से 2.92 वोल्ट कम हुआ, तो लिथियम की तुलना में पोटेशियम कम सक्रिय है, लिथियम अधिक सक्रिय है, इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, मानक अपचयन विभव के क्रम में। अब इसको कैसे करेंगे कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है या दूसरे शब्दों में अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होगा उतनी वैल्यू कम होगी, तो जितना कम होता है या अधिक ऋणात्मक होता है वह धातु उतनी ही सक्रिय होती है या अधिक सक्रिय होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए जो धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वो अधिक सक्रिय होती है और जिसका नीचे होता है वो कम सक्रिय होती है। दूसरे शब्दों में जिस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक सक्रिय होती है और जिसका कम होता है वो कम सक्रिय होती है। और तीसरा तरीका मानक अपचयन विभव के हिसाब से कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है या अधिक ऋणात्मक होता है वो उतना ही अधिक सक्रिय होती है। अब आइए आप दूसरी पॉइंट पर।
ये दूसरा पॉइंट है धातुओं का विस्थापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको यही पहले वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। अधिक सक्रिय धातु, अब अधिक सक्रिय कौन सी होती है? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है, जिसका मानक आक्सीकरण विभव अधिक होता है या मानक अपचयन विभव कम होता है। वो धातु अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है, रिएक्शन हो जाएगी CuSO4 प्लस Fe, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस C। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए कॉपर सल्फेट है तो यहाँ धातु क्या है? कॉपर। कॉपर का स्थान यहाँ पर है, हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे है। तो Fe का स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर, ऊपर है, कॉपर से ऊपर है काफी। तो इसका मतलब आयरन अधिक सक्रिय धातु है, या आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, या आयरन का मानक आक्सीकरण विभव कॉपर से अधिक है। अब अपचयन विभव के हिसाब से समझाएं तो आयरन का मानक अपचयन विभव कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक है। इस तरीके से आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर कम सक्रिय है। तो अधिक सक्रिय धातु अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को, जिसका मानक आक्सीकरण विभव कम है, उसको उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। अब जैसे इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर CuSO4 प्लस Ag, क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर आ जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है, परंतु कॉपर सल्फेट के विलयन में चांदी की कील डालने पर कॉपर विस्थापित नहीं होता। तो आप ये देखिए यहाँ लिख देंगे Cu मुक्त या विस्थापित नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो समझ लीजिए। देखिए कॉपर का स्थान यहाँ पर है, हाइड्रोजन से नीचे, ये रहा पर देख रहे हैं आप, और Ag का स्थान कॉपर से भी नीचे है। तो कॉपर अधिक सक्रिय धातु है और Ag कम सक्रिय धातु है। तो कम सक्रिय धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने से ऊपर की अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं करती, या जिस धातु का मानक आक्सीकरण विभव अधिक होता है या मानक अपचयन विभव कम होता है, उसको उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं करती। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान कॉपर से नीचे है, तो सिल्वर कम सक्रिय है, कॉपर अधिक सक्रिय है, और नीचे की कम सक्रिय धातु अपने से ऊपर की अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं करती। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वो अधिक सक्रिय होती है, जो नीचे होती है वो कम सक्रिय होती है। ऊपर की अधिक सक्रिय धातु अपने से नीचे की कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु नीचे की कम सक्रिय धातु अपने से ऊपर की अधिक सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित नहीं करती।